नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज सड़क छाप कट्टरपंथियों की शैतानी हरकतों का वीडियो सबूत दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुस्लिम लड़की के साथ जाने पर एक हिंदू लड़के को सरेआम पीटा गया। यहां तक कि मुस्लिम लड़की को बुर्का पहनकर अपने घर में रहने की नसीहत दी गई। हिंदुस्तान में मौजूद तालिबानी सोच वाले ऐसे लोगों को आज आईना दिखाने वाली कुंजी हमारे पास है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल की अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से विदाई की तैयारी हो रही है। एकेडमिक काउंसिल से प्रस्ताव पास हो चुका है, बस फाइनल मोहर का इंतजार है। इकबाल की विरोधाभासी सोच और राजनीतिक विचारधारा पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। जम्मू कश्मीर की जेलों में जैमर स्ट्राइक हुई है। एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जिससे इन जेलों का पाकिस्तानी नेटवर्क बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। यह आतंकवाद पर एक और करारा प्रहार है। आज नीति आयोग की मीटिंग पर जबरदस्त राजनीति हुई। दिल्ली में देश की नीति पर हुए इस मंथन से कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नदारद रहे। सबके अपने अपने तर्क, गैर मौजूदगी की अपनी अपनी वजह। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जारी सियासत के बीच आज कैसे नीति आयोग की बैठक पर राजनीति हुई, ये भी आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक चौंकाने वाली जानकारी दे दें। भारतीय रेलवे में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 3 साल में 3 गुना हो गई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022-23 में गलत टिकट या बिना टिकट यात्रा कर रहे 3 करोड़ 60 लाख यात्रियों को पकड़ा गया है। इन यात्रियों से लिए गए जुर्माने से रेलवे की कमाई 2260 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुई है। बहुत जल्द व्हाट्सएप अपने यूजर्स को यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन देगा। यह फीचर मिलने के बाद सभी व्हाट्सएप यूजर्स एक दूसरे को अपना नंबर शेयर किए बिना चैट कर सकेंगे। न्यूज मित्रों को दिवाली के त्योहार की बढ़ती ग्लोबल सत्ता की जानकारी भी दे देते हैं। अमेरिका में अब दिवाली पर सरकारी छुट्टी देने के लिए प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया गया है। यह अपने अंजाम तक पहुंचा तो अमेरिकी दिवाली की ऑफिशियल अमेरिका छुट्टी मनाएगा। तो सत्ता की शुरुआत सड़क छाप कट्टरपंथियों की बढ़ती गुंडागर्दी से, जिस पर लगाम लगने के बदले वो हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के करीब करीब हर हिस्से से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो वहां 20-25 मुस्लिम लड़के पहुंचते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। तो कहीं हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की बाजार में घूम रही होती है तो 20-25 मुस्लिम लड़कों की भीड़ उन्हें घेर कर पीटना शुरू कर देती है। कभी राह चलते इन्हें रोका जाता है तो कभी किसी चौक पर इन्हें पीटा जाता है तो कभी इन्हें रोककर इनका आधार कार्ड चेक किया जाता है। ताजा मामला इंदौर का ही है, जहां ऐसे ही कुछ हुआ। इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है जिस पर डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सवाल ये कि इस तरह से हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियों को क्यों पीटा जाता है? जवाब ये कि पीटा इसलिए जाता है क्योंकि सड़क छाप कट्टरपंथियों को हिंदू लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़की को घूमते देखना पसंद नहीं होता है। वो इस बात के विरोध में रहते हैं कि एक मुस्लिम लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ कैसे घूम सकती है। यहां पर कुछ गंभीर सवाल और भी हैं। क्या मुस्लिम लड़कियों में डर पैदा करने का ये पैटर्न है? क्या मुस्लिम लड़कियों के वीडियो से समाज को डराने की साजिश है? क्या इस तरीके की मारपीट को धार्मिक उन्माद नहीं कहा जाएगा? सड़क छाप कट्टरपंथियों को हिंसा का अधिकार किसने दिया? क्या समाज और कानून ऐसे सड़क छाप कट्टरपंथियों को डिस्काउंट देता रहेगा? ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि एक दिन पहले इंदौर के तुकोगंज में हिंदू लड़का अपनी मुस्लिम महिला मित्र के साथ होटल से खाना लेकर घर जा रहा था। तभी 40-50 मुस्लिम युवक वहां पहुंच गए। इन मुस्लिम युवकों ने दोनों को घेर लिया और मुस्लिम लड़की से कहने लगे कि बुर्का पहनकर घर पर रहा करो, गैर मुस्लिम युवक के साथ में बाजार में समाज की नाक कटवा रही हो। इस्लाम और शरिया कानून का ध्यान रखो और बुर्का पहनकर ही घर से बाहर निकलो। इस पर जब मुस्लिम लड़की के दोस्त ने सड़क पर इस तरीके से घेरने का विरोध किया तो मुस्लिम युवकों के झुंड ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उस पर चाकू से वार किया। वहां मौजूद लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हथियारों से हमला कर दिया। बचाव करने वाले हिमांशु पटेल, यश जोशी और पीड़ित युवक भावेश को चाकू मारा गया। गंभीर उनको चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमें इससे बात करेंगे। आप इसके बाद क्यों घूम रहे हैं?
ऑर्डर नहीं होता अगर आपको खाना खाने जाना है तो क्यों नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर? आपको एक गैर मुस्लिम गैर महरम के साथ जाके खाना खाना है, बट आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है। यू आर वेयरिंग हिजाब बट यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ द इस्लाम। मैं आपको इस्लाम बता रहा हूँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू द लॉ, बट आई एम द पर्सन हु कैन टेल यू अबाउट द इस्लाम। ओके, डोंट डाउन द इस्लाम। ओके, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? नो वन विल अलाउ यू टू लेट डाउन द इस्लाम, ठीक है? रिक्शा तो आप अच्छे से समझे, आप अच्छे से समझे, ठीक है? कोई नहीं मारिया भाई, कोई नहीं कोई टच नहीं करेगा उसको भाई, कोई टच नहीं करेगा। बदनाम हो रहे हैं ये इनको समझाओ ना, तो आप तो समझ इसके घर चलो पहले मारा कोई कुटेगा नहीं, मारा कुटी कोई नहीं करेगा, मारा कुटी काय को नहीं, लेके चल उसको मार रहे हो बेचारे को। मार मत। तो आपने देखा तालिबानी सोच का एक कट्टरपंथी अंग्रेजी में आजाद हिंदुस्तान में एक लड़की को, एक मुस्लिम लड़की को कह रहा है कि हिजाब में रहो। वो बता रहा है कि उसे किस तरीके से रहना होगा। इस मारपीट और हंगामे के बाद इंदौर पुलिस भी एक्शन में आई है। हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की के साथ मारपीट करने के आरोप में 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है शोएब, इसकी उम्र 23 साल है, मुजम्मिल, इसकी उम्र 26 साल है, सैफ उर्फ दानिश, इसकी उम्र 28 साल है, छोटू उर्फ अरबाज, इसकी उम्र 23 साल है, शावेज उर्फ लाला, इसकी उम्र 27 साल है, आमिल, इसकी उम्र 22 वर्ष है। तो ये वो नाम है जो सड़क छाप कट्टरपंथियों की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आरोप तो ये भी है कि पुलिस उस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटी थी, लेकिन इस घटना की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लग गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई और अब वो दावा कर रही है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लेगी। इस मारपीट में घायल युवक और पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन वो सुनवाने से पहले आपको बता दें कि इंदौर में ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और इंदौर पुलिस पर सवाल लगातार इस पर उठ भी रहे हैं। तो जो मुस्लिम समाज के लड़के थे उन्होंने उस लड़के का पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसके साथ मारपीट भी की। बचाने जो युवक आए थे उनके साथ बाद में हाथापाई की, मारपीट की और उनके पास चाकू भी थे, जिससे बचाने आए हुए युवक के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने इसमें 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जितने भी आरोपी इसमें थे इनको नामजद किया जा रहा है। कम से कम 40 से 50 विशेष समुदाय के लोग थे, उनकी भीड़ थी। वो 2 लड़का लड़कियों को मार रहे थे। तो हमें ऐसा पता चला था कि ये उसमें जो लड़का था वो हिंदू था और ये लव जिहाद वगैरह इसी बात का, भगवा जिहाद इसी बात कर रहे थे। तो वो उसको मारते मारते थोड़े आगे आया था, यहाँ पे शौचालय वहाँ तक लाया, उसका और ज़्यादा मारते हुए ये वहाँ पे गए अपना राजकुमार ब्रिज जो आता है नेहरू पार्क के इधर, वहाँ तक उसको ले गए मारते हुए। तो हम भी इधर साइड से आगे जा रहे थे, फिर वापस हमको टकरा गए। तो हमने देखा वो एक जने को इतने सारे जने मार रहे थे, तो हम उसके बीच बचाव में गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे जिससे उन्होंने हम पे वार कर दिया। तो इंदौर का यह मामला इसलिए भी बेहद खतरनाक है क्योंकि 3 दिन पहले शहर में ऐसे पोस्टर लगे थे जिसमें मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से दूर रहने के लिए कहा गया था। इस पोस्टर को खुला खत का नाम दिया गया था। इस पोस्टर में लिखा था, मेरी बहन, तेरे ईमान की कीमत 7 जमीन और 7 आसमानों से ज्यादा है। तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों की जान से ज्यादा कीमती है। तू अपने वालिद का फक्र है, तू अपने भाई का गुरूर है, तू अपने खानदान की इज्जत है। तू कोई मामूली नहीं है बहन, बल्कि तू इस्लाम की शहजादी है। काफिर और ब्रैकेट में करके लिखा गया था, आरएसएस और बजरंग दल हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद यानी काफिर बनाकर उनकी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। अमरावती शहर के 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां काफिर हो चुकी हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के जरिए स्कूल और कॉलेज में आपको दोस्ती के बहाने फंसाया जाता है और इस खत के आखिर में जो शब्द लिखा था वो था, तेरा ईमान वाला भाई। यानी 3 दिन पहले ऐसे खुले खत के जरिए मुस्लिम लड़कियों को डराया जाता है और उसके बाद एक हिंदू लड़के को घेर कर मारा जाता है। हालांकि अब इस खुला खत वाले पोस्टरबाज कट्टरपंथियों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। इंदौर पुलिस ने 80 सीसीटीवी फुटेज तलाशने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुछ अनजान लोगों ने मस्जिद के बाहर खड़े लोगों को पर्चे दिए थे और कहा था कि ये पर्चे महिलाओं को दे देना। खुला खत बांटने के आरोप में पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है तौसीफ, शाहिद अली, शादाब, फरदीन, शाहरुख। इस मामले में पुलिस की 4 टीम गठित की गई हैं। वो वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही हैं। इंदौर के अंदर जो विवादित पर्चा बांटा गया था संघ बजरंग दल का, जिसमें उल्लेख किया गया था, ऐसे 5 लोगों को धारा 153(a) के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये 2 दिन पूर्व पर्चे बांटे गए थे, जिसमें विकृति, भ्रांति ये फैलाने का प्रयास किया गया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरीके से मुस्लिम लड़कियों के साथ बाजारों में हिंदू लड़कों को घेर कर मारा जा रहा है, अगर वो सिर्फ एक जिले या राज्य की घटना होती तो शायद इसे छोटी मोटी रंजिश का मामला भी समझा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। सड़क छाप कट्टरपंथियों का ये झुंड पैन इंडिया एक्टिव है। अलग अलग राज्यों में, कहीं बाजारों में तो कहीं स्कूल के बाहर, कहीं रेस्टोरेंट में ये हमले कर रहा है। ये लोग राह चलती लड़कियों के बुरके उतरवाते हैं, नाम पूछते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। 2 दिन पहले यूपी के बिजनौर से ऐसा ही एक वीडियो आया था, जहां अल्तमस, फरदीन, मोहम्मद अनस और आमिर नाम के 4 लड़कों ने एक लड़के के साथ सिर्फ मारपीट ही नहीं की, और वो मारपीट इसलिए की क्योंकि वो मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहा था। उससे पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर, पटना, कर्नाटक के चिकबल्लूर से ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां ये कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वो हिंदू लड़कों की बाइक पर बैठकर जा रही होती हैं। इतना ही नहीं, बाद में पीड़ित लड़की को ही इन कट्टरपंथियों से माफी मांगनी पड़ती है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर इसे सही तरीके से और सही समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होंगे और ये खतरनाक होंगे। सत्ता में पिछले 1 महीने में हम तीसरी बार ऐसी खबर दिखा रहे हैं, जहां मुस्लिम बेटी को सिर्फ इसलिए सरेआम डराया धमकाया गया क्योंकि वो एक हिंदू लड़के के साथ थी। क्या एक मुस्लिम बेटी के लिए समाज की कोई चेतना नहीं है? क्या मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, मुस्लिम समाज के विद्वान इस पर कुछ बोलेंगे? क्या उन्हें इन सड़क छाप कट्टरपंथियों का आचरण ठीक लगता है? क्या मुस्लिम समाज के वरिष्ठ और समझदार व्यक्ति इससे सहमत हैं? अगर नहीं है तो फिर ऐसी घटनाओं का मुखर विरोध क्यों नहीं करते? ऐसी हरकतों पर चुप रहना इन्हें स्वीकृति देने के बराबर होगा। और अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस फैसले की जिसके लागू होने के बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मशहूर कवि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने कल एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में बीए के 6ठे सेमेस्टर के सिलेबस में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स नाम के चैप्टर को हटाने का फैसला हुआ। इसी चैप्टर में मोहम्मद इकबाल के बारे में बताया गया था। कल चली मैराथन बैठक के बाद देर रात ये फैसला लिया गया। डीयू एकेडमी काउंसिल के फैसले पर अब 9 जून को यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंतिम फैसला लेगी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस सिलेबस में कुल 11 चैप्टर हैं। इनमें राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के विचार से जुड़े चैप्टर भी सिलेबस का हिस्सा हैं। इनमें इकबाल कम्युनिटी के नाम से एक चैप्टर है जिसे हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। डीयू के सिलेबस से मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को हटाने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। एकेडमिक काउंसिल के 100 सदस्यों में से 5 ने इस बदलाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इसका स्वागत किया है। एबीवीपी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस से मोहम्मद इकबाल को हटाने का फैसला किया है। वो पाकिस्तान के फिलोसफिकल फादर और कट्टरपंथी सोच रखने वाले शख्स थे। जिन्ना को मुस्लिम लीग का नेता बनाने के पीछे इकबाल का बड़ा हाथ था। भारत के विभाजन के लिए जितने जिम्मेदार जिन्ना है उतने ही इकबाल भी हैं। इकबाल को सिलेबस से हटाने के मुद्दे पर प्रोफेसर्स और इतिहासकारों की राय बटी हुई है। एक बार सुनते हैं कौन इस मुद्दे को किस तरीके से देखता है। 1904 में जो मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखते हैं, वही 1910 तक एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उन्होंने ही लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ तराने मिल्ली में, सुनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आप नेशनलिज्म के पेपर में एक ऐसे व्यक्ति को क्यों रखना चाहते हैं
जो भारत के डिवीज़न के लिए और उस सोच के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। कौन ऐसा राष्ट्रीय नायक न हो जिसमें सारी अच्छाई होंगी, कुछ तो बुराई होती है। ये इंसान है, तो इंसान है। और अल्लामा इकबाल का योगदान भी है। एक बात है, योगदान पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों स्थिति में इतिहास इतिहास है। मेरे विचार से तो बिल्कुल ठीक किया गया है, क्योंकि इतिहास तो हमें अब सब पढ़ना ही पड़ेगा। जो सारा इतिहास हमको गलत पढ़ाया गया, आज तक हमारे दिमाग में भर दिया गया। शुरू में तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तरानाए हिंद उन्होंने लिखा, फिर तरानाए मिल्ली उन्होंने लिखा। इकबाल को जिन्होंने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, उनको पाठ्यक्रम से बाहर निकालना इसीलिए कि उन्हें मात्र संदेह के दायरे में रखा जाता है। वो पाकिस्तान के पिता थे। मुझे लगता है मूर्खता के अलावा इसे कुछ और नहीं कहा जा सकता है। मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा, यानी वो एक पैन इस्लाम का एक आइडियोलॉजी उन्होंने वो, तो इस कारण से हुआ कि इनको हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टीशन की डॉक्ट्रिन के सूत्रधारों में से एक है। तो भारतवर्ष में गुनगुनाए जाने वाले गीत सारे जहां से अच्छा के लेखक अल्लामा इकबाल हैं, तो दूसरी तरफ भारत के विभाजन की टीस जब उठती है तो भी इकबाल का नाम आता है। उनकी शख्सियत में विरोधाभास भी भरे हुए हैं। सारे जहां से अच्छा का महत्व ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो मध्य रात्रि में आयोजित समारोह में ये तराना गाया गया था। 1950 के दशक में सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे सुरों से सजाया था। जब इंदिरा गांधी ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो जवाब देने के लिए इसी तराने का सहारा लेते हुए राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। लेकिन इकबाल के लेखन में और विचारों में विरोधाभास भी है। इकबाल ने 1904 में तराना-ए हिंद यानी सारे जहां से अच्छा लिखा, तो 1910 में उन्होंने तराना-ए मिल्ली भी लिखा, जिसके शब्द थे मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बाद में वो भारत विभाजन के विचार के सूत्रधार भी बन गए। इकबाल के चाहने वालों के लिए यह बदलाव दिल तोड़ने वाला था। इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था, जिस पर वो इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे, जबकि दो राष्ट्र के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उनका भारत में अब तक विरोध कायम है। 1930 और 1932 में इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। उनका नजरिया कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ था। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग जमीन का पक्ष रखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को आगे बढ़ाया था। इकबाल ने लोकतंत्र के पश्चिमी मॉडल का विरोध किया था। उनका कहना था कि पश्चिम का लोकतंत्र संख्या पर आधारित है। इस पर उन्होंने शेर भी लिखा था, जमहूरियत एक तर्ज-ए-हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। 1930 में इलाहाबादी यानी आज के प्रयागराज में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में लीग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल ने कहा था कि देश में शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र नहीं मिल जाता। यह विचार दो राष्ट्र के सिद्धांत का आधार बना। 21 अप्रैल 1938 को इकबाल की मौत हुई और इसके 9 सालों बाद पाकिस्तान बना। इकबाल को उनकी नज़्मों के लिए जितना जाना जाता है, उतना ही उस विचार के लिए भी दोष दिया जाता है जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को हटाने के अलावा भी डीयू के सिलेबस में कई बदलाव किए गए। डीयू के नए सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर का पूरा पेपर जोड़ने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पहले इसे 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब 4थे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी के पेपर को 7वें सेमेस्टर में डाल दिया गया है। पहले यह 4थे सेमेस्टर में था। डीयू एकेडमिक काउंसिल ने 2 नए केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। एक विभाजन अध्याय से संबंधित है और दूसरा जनजातीय अध्ययन से संबंधित है। और सत्ता में अब बात करते हैं बार बार हिंदू राष्ट्र पर लगातार हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, क्योंकि बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र वाली गूंज अब सरहद पार कर चुकी है। बाबा बागेश्वर 10 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो अलग अलग सभाओं में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर की ओर से पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऐलान के बाद माहौल गर्म हो चुका है। कल सूरत में लगे दरबार में बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया।
सूरत की सभा में बाबा को सुनने के लिए हजारों भक्त पहुंचे थे। इसी दौरान बाबा ने अपने प्रवचन में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का वचन देते देते पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। पाकिस्तान की जो बातें हैं, पहले हम पाकिस्तान को जो हमारा एक टूटा हुआ हिस्सा है उसको पहले हम अपने से जोड़ें, तब आगे उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा उसके ऊपर बात करें। अंत मैं पूछो तो वही उचित सिखावन दीजो मोही, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जहाँ चाह है वहीं राह है। वैसे तो हिंदुस्तान को ही बना लें पहले वो हिंदू राष्ट्र। इलेक्शन सर पे हैं, ये सब 2024 की तैयारी है। हिंदू भाइयों को धार्मिक ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट करके वोट लेने की साजिशें हैं। हाँ, हिंदू राज आएगा तो सामने से हो जाएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो पहले हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था और है, रहेगा भी, बस घोषणा करना बाकी है, ठीक है। और इसमें जो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, बांग्लादेश के भी आ रहे हैं, अदर कंट्री के लोग भी आ रहे हैं। जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम। बाबा जी कौन सा बोलते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाही। हम अगर सब हिंदू एक होके अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। जहाँ चाह है वहीं राह है। तो कभी रोड शो में भक्तों का सैलाब उमड़ता है, कभी दरबार में श्रद्धालुओं की बेहिसाब उनका जमावड़ा लगता है। गुजरात में बाबा बागेश्वर का कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से बाबा बागेश्वर का दरबार सूरत में लगा। पहले दिन के दरबार में हजारों भक्त जुटे थे। 7 जून तक गुजरात के 4 शहरों में बाबा का दरबार लगेगा। 6 राज्यों के 2.5 लाख लोगों के बाबा बागेश्वर के दरबार में आने की उम्मीद है। इसी माहौल को भांपते हुए बाबा बागेश्वर अपने हिंदू राष्ट्र वाले वचन को भी बार बार दोहरा रहे हैं। सूरत के दरबार में पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने के साथ साथ बाबा बागेश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले वचन पर भी नए एंगल से जोर दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि 5 करोड़ हिंदू माथे पर तिलक लगाकर निकलेंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो डबल हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो या करोड़ों लोगों के तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, दोनों ही यथार्थ से काफी दूर हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जोश, भीड़ खींचने वाले डायलॉग और हवाई भावनाओं की मात्रा ज्यादा है। उन्हें अपने इस राजनीतिक कॉन्सेप्ट में जानकारी और जमीनी हकीकत को भी जोड़ना चाहिए, तो उनके भक्त स्पष्ट रूप से बातों को समझ पाएंगे। और सत्ता में अब बात करते हैं सियासत की। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुद्दा रहा विकसित भारत एट 2047 में टीम इंडिया की भूमिका। इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल को बुलाया गया था। जैसा कि नाम नीति आयोग है, इस बैठक का मकसद देश के विकास की नीति, जनहित योजनाओं की नीति, देश की दशा और दिशा की नीति पर चर्चा होनी थी। लेकिन इस चर्चा से पहले ही इसमें नया शब्द जुड़ गया, वो है राज। मतलब इस पर राजनीति शुरू हो गई। जब राजनीति शुरू हो गई तो कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस मीटिंग से खुद को अलग रखने का फैसला किया। इसमें 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं होने की अपनी दलीलें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि नीति आयोग की बैठक में किन किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्यस्त होने का हवाला देते हुए टीएमसी ने इस मीटिंग में दूरी बनाने का फैसला किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि आज ही हैदराबाद में उनकी केजरीवाल के साथ बैठक जरूर हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब हैदराबाद में थे तो उन्होंने भी इस मीटिंग से दूरी बना ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दूरी बनाई। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी की खास वजह नहीं बताई।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में नहीं आए। केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए बैठक से सीधे तौर पर दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि ऐसा नहीं कि नीति आयोग की बैठक पर पक्ष और विपक्ष दो धुरी में अगर हम देखें तो बटा हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन सवाल मौजूदगी और गैर मौजूदगी का नहीं है। सवाल इस बैठक की अहमियत का है। सवाल है कि उन देशित नीतियों का जिस पर आज चर्चा होनी थी। आपको आगे बताएंगे नीति आयोग की मीटिंग देश के लिए कितना मायने रखती है, इसका मकसद क्या है, अहमियत क्या है। पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में इस पर अलग अलग दलों के नेताओं के विचार जान लीजिए। आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर नीति आयोग के ऊपर अगर कोई मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य का नहीं है वो अगर बहिष्कार कर रहा है तो उसका मतलब देखिए कि उसके साथ, उनके सरकार के साथ, उनके साथ नीति आयोग और सरकार ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा, वो दुखी है। अरविंद केजरीवाल ने बहिष्कार किया, बाकी सब ने कोई न कोई बहाना ढूंढा है, परंतु नुकसान उनका है। नीति आयोग में जो फैसले होंगे कल वो लागू होंगे, फिर ये कहेंगे कि हमसे हमारी जानकारी में नहीं या हमसे चर्चा नहीं की गई। इसलिए अच्छा होता कि बहाने ना ढूंढते। ये योजना आयोग नहीं है, ये एक तरीके का जिसे कहें कि भक्ति भाव का एक समागम हो रहा है। बैठिए, जिनको जाना होगा वो जाएंगे। 12-14 राज्यों के 16 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और मीटिंग होगी। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य का हित नहीं, राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है? इसके माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है, क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण या बिहार की जनता के हित की सोच नहीं है? तो ये तो बात हुई नीति आयोग की मीटिंग से जुड़ी हुई। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये मीटिंग जरूरी क्यों थी। आपको बता दें कि आज गवर्निंग काउंसिल बैठक में 100 से भी ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें कई अहम थे। विकसित भारत की यानी 2047 पर चर्चा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। MSME पर जोर यानी देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर, उनकी आर्थिक रूप से मदद करने पर मंथन हुआ। बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति। आपको बताते हैं कि आखिर नीति आयोग है क्या। आजादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भी भंग कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है। और सत्ता में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पहले आतंकवाद की कमर तोड़ी गई और अब उन तमाम तंत्रों को तबाह किया जा रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका जम्मू कश्मीर में साजिश रच रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी जेलों में मोबाइल जैमर लगाने की तैयारी की है। जम्मू कश्मीर की 14 जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। प्रशासन ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सिस्टम 5G समेत सभी मोबाइल इंटरनेट सुविधाओं को ब्लॉक कर देगा। कॉल ब्लॉकिंग लगाने के लिए 21 करोड़ 26 लाख वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस टावर के बनने से जेल परिसर में इनकमिंग आउटगोइंग कॉल नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं, जेल परिसर में SMS और डेटा सेवाएं भी ब्लॉक रहेंगी। अब सवाल यह है कि फैसला ये लिया क्यों गया और इस फैसले से क्यों पाकिस्तान आज छटपटा रहा होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जेल से पाकिस्तान में आतंकियों से बातचीत का खुलासा हुआ था। फरवरी 2023 में सुरक्षा एजेंसियों ने नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। पुलिस सूत्रों की माने तो सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक नार्को टेरर मॉड्यूल संचालित किया जा रहा था वहां से, जो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के संपर्क में था। इस तरीके के खुलासे और रिपोर्ट के बाद अब आतंक के नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी चल रही है।
केंद्र प्रशासित जम्मू कश्मीर में गृह विभाग ने विशेषकर कहे जम्मू कश्मीर में स्थित 14 जेलों में हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लागू करने का जो है निर्णय ले लिया है और इसमें प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल के बाहर है। बता दें आपको कि ये हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम इस जेल के अंदर जो है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल जो है वो ब्लॉक करने के साथ साथ 2G, 3G और 5G को भी रोकने की जो है क्षमता और इसमें कह सकते हैं कि इसमें सलाहियत है। विशेषकर कुछ दिनों पहले जो एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसके तार सेंट्रल जेल से जुड़े थे, ऐसे टेरर मॉड्यूल्स को कहा जा सकता है कि इस हार्मोनियस कॉल सिस्टम की वजह से आइंदा समय में रोका जा सकता है। वहीं पे विशेषकर कहे तो सुरक्षा एजेंसीज ने इस कदम को काफ़ी सराहा है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।